Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? वेरी गुड. चलिए तो अब कंटिन्यू करते हैं. लास्ट लेक्चर में आपको मैंने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस बता दी थी. डेटा स्ट्रक्चर्स कितनी तरह के होते हैं ये डिस्कस कर लिया था और उनके टाइटल्स डिस्कस कर लिए थे. अब आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का हमारा पहला मेजर टॉपिक, राइट? और आपको याद होगा व्हाट इज दैट? व्हाट इज द वेरी फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर वी हैव टू डिस्कस? स्टैक. So let's begin with the very first topic, that is discussion about stack. अब आपने लास्ट लेक्चर अगर मिस नहीं करा है तो मुझे जल्दी से बताइए स्टैक किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है. इज इट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और इज इट अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? व्हाट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टैक? गुड. स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो आज हमारा डिस्कशन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज स्टैक को लेकर होगा. ठीक, चलिए अब मैं आपको स्टैक पढ़ाना स्टार्ट करूं. एल्गो के भी टॉपिक्स कवर होंगे. हाँ मनीष, एल्गो को ही तो इंप्लीमेंट करेंगे हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे, उसी का तो इंप्लीमेंटेशन करेंगे. ओके. एल्गो के भी टॉपिक से मतलब क्या है मनीष एग्जैक्टली आपका? जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे उन पे जो एल्गोरिदम्स अप्लाई की जाती हैं उन्हीं एल्गोरिदम्स का कोड लिखेंगे हम. ग्रीडी टेक्निक कुछ केसेस में आएगी, राइट? ये डेटा स्ट्रक्चर्स का बैच है, ये एडा का बैच नहीं है, राइट? इट्स नॉट एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम्स. मुझे लग रहा है आप वो बैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये वो नहीं है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स है. डेटा स्ट्रक्चर उसका फर्स्ट स्टेप होता है. ओके. जो आप कह रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बैच होता है जिसमें ग्रीडी टेक्निक, नैपसैक एल्गोरिदम, ट्रैवलिंग सेल्समैन, ये सब होता है. वो अलग चीज है, लेकिन वो इसके बिना नहीं कर पाएंगे आप. अगर ये करा हुआ है आपने तो फिर आप उस बैच के लिए ऑप्ट करिएगा. ये उसका फर्स्ट लेवल है. ठीक है, चलो आगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन द वेरी वेरी फर्स्ट डिस्कशन, दैट इज स्टैक. अब मैं आपको स्टैक पढ़ाऊं उससे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से. आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा. ठीक है. आप सबने सी प्रोग्रामिंग में एरे पढ़ा है? जल्दी बोलिए. सभी ने सी में, जावा में, किसी भी लैंग्वेज में एरे पढ़ा हुआ है? फाइन. तो अब मैं एरे के बारे में कुछ आपसे चीजें डिस्कस करूंगा, क्योंकि गौर करिएगा एरे से ही कनेक्टेड है स्टैक. एरे की ही प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ चेंजेस करके इस डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करा जाता है जिसका कि नाम होता है स्टैक. ठीक है. इसका मतलब आप सबसे पहली चीज दिमाग में भर लीजिए, स्टैक प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है. आ रही है बात समझ? स्टैक प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. आपको लैंग्वेज स्टैक बना के नहीं देती है, आपको स्टैक बनाना पड़ता है. बट स्टैक होता क्या है, कैसे बनाते हैं, ये पढ़ने से पहले हमें एरे पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो अब मैं एरे के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, आप फटाफट हाँ ना में जवाब देते चलिएगा. पहला पॉइंट एरे के बारे में, कैन आई से एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? यस नो में जवाब देते चलना आप बस. यस, एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. यस. एरे के अंदर एलिमेंट एक के बाद एक स्टोर्ड होते हैं, और एरे में याद करिए एक एलिमेंट के बाद आप अगले एलिमेंट को एक्सेस करते हैं. ऐसा ही होता है ना? वेरी गुड. एरे के बारे में सेकंड पॉइंट, नॉर्मली एरेज आर होमोजीनियस. जल्दी बोलिए. एरे नॉर्मली होमोजीनियस होते हैं, नॉर्मली, है ना? अब आप स्पेशल केसेस ले लें, आपने पाइथन पढ़ी हो तो आपको याद आएगा वहां की लिस्ट तो होमोजीनियस नहीं होती. जावास्क्रिप्ट में भी एरे होमोजीनियस नहीं होता. बट इन जनरल सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में एरे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रखता है. यस. तो एरे इज अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर. गुड. थर्ड, जब आप एरे को एक्सेस करते हैं तो उसके इंडेक्सेस के थ्रू करते हैं? जल्दी बोलिए. एरे में आपको कोई भी एलिमेंट पिक करना है
तो आप उसका इंडेक्स यूज करते हैं? गुड। मतलब अगर आपसे मैं कहूं एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करो, तो आप ARR 0 बोलेंगे? बोलेंगे। एरे का सेकंड एलिमेंट प्रिंट करो, तो आप ARR 1 बोलेंगे? तो वो जो आप 0 1 लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? ये 0 1 क्या कहलाएंगे? वेरी गुड, दे विल बी कॉल्ड एज इंडेक्सेस. सो इट इज एन इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर. एरे की ये अगली खास बात है. ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ आए एरे के बारे में? ये तीनों पॉइंट समझ आए एरे के बारे में? वेरी गुड. अब अगला जरूरी पॉइंट ध्यान से सुनिएगा. इमेजिन करिए आपने सी प्रोग्रामिंग में एक 5 इंटीजर्स का एरे बनाया. ऐसे ही बनता है सी में एरे, int ARR5. ये एरे का डायग्राम होगा. 5 इंटीजर्स के इस एरे का ये डायग्राम होगा, जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 4 तक इंडेक्सेस होंगे. क्लियर? ओके. अब मुझे इस एरे में डेटा फिल करना है. जब मैं एरे में डेटा फिल करूंगा, तो आपने नॉर्मली लूप लगाया होगा. एरे में डेटा फिल करने के लिए, यूजर से लेकर डालने के लिए डेटा, आपने लूप लगाया होगा. और आपने जब ये लूप इटरेट करा होगा, तो आपने नॉर्मली इसे 0 से लेकर एरे की साइज तक चलाया होगा, है ना? 0 से लेकर <5, और आपने यहां कोड लिखा होगा इनपुट लेने के लिए. जल्दी बताइए, समझ आ रहा है ना इतना? जहां नहीं आएगा जरूर पूछिएगा, है ना? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये जबरदस्ती है कोई कि मैं एरे को 0 से 4 तक ही एक्सेस करूं? क्या मैं ये लूप उल्टा नहीं चला सकता? क्या मैं ये लूप उल्टा नहीं चला सकता? आई मीन एरे को मैं रिवर्स फिल नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना? यानी मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना, फॉर I इक्वल टू 4, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस. आई कैन डू दिस ना, है ना? डेटा स्ट्रक्चर्स की भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं इससे ये क्या कर रहे हो तुम, कि तुम लूप सीधा भी चला पा रहे हो, तुम उल्टा भी चला पा रहे हो, तो हम डीएस के वर्ड्स में बोलते हैं इट इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स. इट इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स. एरे के दोनों एंड्स ओपन है. आप दोनों एंड से एरे में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं. ऐसा है? जल्दी बोलिए, ऐसा है? शाबाश. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, एरेस कनेक्टेड. इमेजिन करिए आपके एरे के अंदर 10 20 30 40 50 स्टोर्ड है. इमेजिन करिए, अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे 30 एक्सेस करना है, मुझे एरे का थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो बताइए एरे का थर्ड एलिमेंट एक्सेस करने से पहले क्या मुझे उसके पहले वाले एलिमेंट्स एक्सेस करने पड़ेंगे? जबरदस्ती है? या मैं डायरेक्ट थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूं? कर सकता हूं ना? मैं सीधे मैं 30 को एक्सेस कर सकता हूं ना, बिना उसके पहले के उसके आगे के एलिमेंट्स को एक्सेस करे हुए. वेरी गुड. अगर मैं बोलूं इसको क्या बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर में? ऑडियोज अपने प्लीज ऑफ रखिए. ठीक. अगर मैं कहता हूं इसको डेटा स्ट्रक्चर में अपन क्या बोलते हैं, कि एरे को हम कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं, कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर लेते हैं, तो आप बोलोगे इसको हम बोलते हैं इट अलाउज रैंडम एक्सेस. एरेज अलाउ रैंडम एक्सेस. तो एरे रैंडमली एलिमेंट एक्सेस करने की इजाजत देता है? कोई भी एलिमेंट कैसे भी एक्सेस कर लो, एरे परमिट करता है? वेरी गुड. ये हैं एरे की 5 खासियतें. ठीक है. अब इन 5 खासियतों में से प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली, इन 5 प्रॉपर्टीज में से आप 2 प्रॉपर्टीज हटा दीजिए. आप 2 प्रॉपर्टीज हटा दीजिए, मना कर दीजिए, तो वो एरे एरे नहीं रहेगा, वो अपने आप में बन जाएगा स्टैक. कौन सी 2 प्रॉपर्टीज? नंबर 1, स्टैक ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स नहीं होता है. स्टैक ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स नहीं होता है, राइट? नंबर 2, स्टैक आपको यह भी अलाउ नहीं करता कि आप रैंडमली किसी को भी एक्सेस कर लें. स्टैक आपको यह भी अलाउ नहीं करता कि आप रैंडमली किसी को भी एक्सेस कर लें. मतलब ये इमेजिन करिए, स्टैक कहता है कि वो एक ऐसा एरे है जो एक एंड से बंद है और दूसरे एंड से ओपन है. इमेजिन करिए कोई भी ऐसा डायग्राम जो एक एंड से बंद हो और एक एंड से ओपन हो. जैसे अगर मैं जमीन में एक पोल गाड़ दूं,
जमीन में एक सिलेंड्रिकल पोल रख दूं, तो आप मानते हैं उसका एक एंड क्लोज हो जाएगा और बस एक एंड ओपन रहेगा, जो हवा में रहेगा, एयर में रहेगा, उसका वही एंड ओपन रहेगा। तो स्टैक कहता है, स्टैक का डायग्राम कुछ ऐसा ही होता है, राइट? जब आप स्टैक को डायग्रामेटिकली देखें, तब आप उसे कुछ ऐसा ही देखें। कैसा देखें? आप यूं मानिए कि ये आपके पास एक एरे है, जो एरे एक एंड से बंद है और एक एंड से ओपन है। आप दिमाग दौड़ाइए, अगर ये एक एंड से बंद है और एक एंड से ओपन है, तो जितना भी डेटा आप इसके अंदर स्टोर करेंगे, जितना भी डेटा आप इससे रिट्रीव करेंगे, सारे ऑपरेशन एक ही एंड से होंगे? जल्दी बोलिए। सारे ऑपरेशंस एक ही एंड से होंगे। जब भी डेटा इसके अंदर स्टोर करा जाएगा, सारा इंसर्शन, और जब भी डेटा निकाला जाएगा, सारा डिलीशन एक ही एंड से होगा? होगा, राइट। एरे की तरह स्टैक में भी याद रखिएगा, इंडेक्सेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं बिल्कुल एरे स्टाइल में 0 से। लेकिन स्टैक ये बोलता है, जब आप स्टैक को फिल करेंगे, जब आप स्टैक में डेटा डालेंगे, तो वो डेटा उस सेल पे जाकर स्टोर होगा। तो स्टैक का पहला एम्प्टी सेल है, नीचे से पहला एम्प्टी सेल है। बिल्कुल वैसे जैसे आप पोल में अगर बॉल डालेंगे, तो जो भी आप बॉल डालेंगे, वो बॉल रोल डाउन होते हुए बिल्कुल ग्राउंड से जाकर टच करेगी। जल्दी बोलिए, बिल्कुल ग्राउंड से जाकर टच करेगी। फिर अगली बॉल जब आप डालेंगे, तो वो उस पहली वाली बॉल के ऊपर जाकर सेटल होगी। फिर जब आप तीसरी बॉल डालेंगे, वो उसके ऊपर जाकर सेटल होगी। इस तरह से अगर आप देखकर चलें, इस तरह से अगर आप डेटा रख रहे हैं, तो हम मानते हैं ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप डेटा रखते जा रहे हैं। तो जब स्टैक फिल करना स्टार्ट होता है, तो कहां से कहां करता है? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। जब स्टैक फिल करना स्टार्ट करता है, तो बॉटम टू टॉप चलेगा। पहले बॉटम एलिमेंट, फिर उसके ऊपर का एलिमेंट, फिर उसके ऊपर का एलिमेंट, फिर उसके ऊपर एलिमेंट, इस तरीके से स्टार्ट करता जाएगा। और अभी ये बिल्कुल मत सोचिएगा शुरू के 2 दिन कि सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इससे हमें क्या मिलेगा? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आपको समझ आएगा जब हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जहां एरे के कंपैरिजन में स्टैक ज़्यादा बेटर रहता है। आप बस यूँ सुन लीजिए, समझ लीजिए कि हम एरे के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, और जब हम वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो एरे को एरे नहीं बुलाएँगे, एरे को क्या बुलाएँगे? एरे को बुलाएँगे अपन स्टैक। एरे को बुलाएँगे अपन स्टैक। तो अगर मैं लास्ट स्लाइड के नोट्स कॉपी करूँ और अब आपसे बोलूं, जरा इन पॉइंट्स को फिल अप करवाइए अब आप मुझे। ठीक है, पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, व्हाट इज एन एरे कर लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज अ स्टैक। जितना समझा है आपने अभी तक, उस बेस पर इसको फिल करते हैं। बताइए, क्या स्टैक भी लीनियर है? क्या स्टैक भी लीनियर है? क्या स्टैक में भी एक एलिमेंट के बाद एक ही एलिमेंट है? यस, स्टैक में भी एक एलिमेंट के बाद एक ही एलिमेंट है। स्टैक भी याद रखिएगा होमोजीनियस होता है, राइट? तो स्टैक इज ऑल्सो होमोजीनियस। उसके अंदर भी आप सेम टाइप का डेटा रखेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टैक के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सब रख लेंगे। या तो इंटीजर्स का ही स्टैक होगा, या तो कैरेक्टर का ही स्टैक होगा, या तो फ्लोट का ही स्टैक होगा, और या एड्रेसेस का भी स्टैक बन सकता है। एड्रेसेस मतलब पॉइंटर। व्हाट डू यू से? सी प्रोग्रामिंग में एड्रेसेस माने पॉइंटर्स। तो उनका भी स्टैक बनेगा जब आप इस कोर्स में एडवांस पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम ट्री पढ़ेंगे, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे स्टैक पॉइंटर्स का भी बनाएंगे। बट अभी के लिए स्टैक इंट कैर फ्लोट का बन रहा है, मान लेते हैं। थर्ड, इंडेक्सेस दिख रहे हैं? जल्दी बोलिए, स्टैक में भी इंडेक्सेस होते हैं? यस, स्टैक में भी इंडेक्सेस होते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट जा रहा है, चेक करिए वो 0 पे जा रहा है, उसके बाद वाला 1 पे, उसके बाद वाला 2 पे, उसके बाद वाला 3 पे। तो पूरा डेटा इंडेक्स बेस दिख रहा है। यस, तो थर्ड पॉइंट स्टैक पे भी एप्लीकेबल है। जल्दी बोलिए, थर्ड पॉइंट स्टैक पे भी एप्लीकेबल है। यस। अब बताइए, इज इट ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स? इज इट ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स? नो, ये दोनों एंड से ओपन नहीं होता। ये एक एंड से ओपन होता है और दूसरे एंड से क्लोज होता है। तो ये वाला पॉइंट चेंज होना चाहिए। इट इज ओपन फ्रॉम ओनली वन एंड। इट इज ओपन फ्रॉम ओनली वन एंड। इसे सिर्फ एक एंड से ओपन माना जाता है और दूसरा एंड क्लोज रहता है। व्हाट डू यू से? दूसरा एंड इसका क्लोज रहता है। गुड।
और क्योंकि ये एक ही एंड से ओपन है और एक ही एंड से क्लोज है, क्या ये रैंडम एक्सेस अलाउ करेगा? वही पोल वाला एग्जांपल याद कीजिए आप। पोल वाला एग्जांपल याद कीजिए। पोल में बॉल्स पड़ी हैं, आपको तीसरी बॉल तक जाना है। तो आप मानते हैं अगर पोल में 5 बॉल हैं और आपको तीसरी बॉल तक जाना है, तो पांचवी और चौथी बॉल हटाकर आप तीसरी तक जा पाएंगे? जल्दी बोलिए, मानते हैं आप? इसका मतलब रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं होता ना? नहीं होता। तो क्या बोलूं? इट अलाउस कौन सा वाला एक्सेस? इट अलाउस सीक्वेंशियल एक्सेस। आप जब भी एक्सेस करेंगे स्टैक को, सीक्वेंशियल वे में करेंगे, 1 बाय 1। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? इसी सीक्वेंशियल एक्सेस को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड वे। ऑर्डर्ड वे में एक्सेस करेंगे आप। और ये ऑर्डर्ड कैसा होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये ऑर्डर्ड लीफो होगा। लीफो कैसे होगा? सोचिए, जब आप स्टैक के अंदर 5 एलिमेंट डालेंगे, तो सबसे पहला एलिमेंट 10 सबसे नीचे जाएगा, 10 सबसे नीचे जाएगा, 20 उसके ऊपर आएगा, 30 उसके ऊपर आएगा, 40 उसके ऊपर आएगा और 50 सबसे ऊपर आएगा। अब बताइए, जब आप स्टैक में से डेटा निकालेंगे तो सबसे पहले बाहर कौन आएगा? क्या 10 सबसे पहले बाहर आएगा? नहीं, सबसे पहले बाहर 50 आएगा। क्या 50 स्टैक में जाने वाला पहला एलिमेंट था? नहीं, 50 स्टैक में जाने वाला लास्ट एलिमेंट था। तो अगर आप दिमाग दौड़ाएं, तो ये एल्गोरिदम या ये डेटा स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट के मैकेनिज्म पे बेस्ड है। लास्ट इन फर्स्ट आउट के मैकेनिज्म पे बेस्ड है। जो आप लास्ट एलिमेंट इन करेंगे, वही सबसे पहला एलिमेंट आउट होगा, वही सबसे पहले आपके स्टैक में से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, इज दिस क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? आया? इंट्रोडक्शन समझ में आया? ठीक, तो आप मुझे बताइए, स्टैक होता है कि बनाना पड़ता है? स्टैक होता है कि बनाना पड़ता है? बनाना पड़ता है। हम बनाते हैं स्टैक, वी क्रिएट इट, राइट? ये होता नहीं है। तो मैं एक लाइन और ऊपर ऐड कर देता हूं, इन सब के साथ एक लाइन और ऐड कर देता हूं। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर। मतलब ये प्री डिफाइन नहीं है, लैंग्वेज देती नहीं है आपको स्टैक जैसा कुछ। यस, ये कोई प्री डिफाइन नहीं है, स्टैक जैसा कुछ नहीं देती है। आप एरे लेकर उस एरे के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, फिर आप उसको नाम दे देते हैं अपनी तरफ से स्टैक। जल्दी बोलिए, क्लियर है? आया समझ? ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स में वोकैबुलरीज, टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा बहुत मैटर करती हैं। डेटा स्ट्रक्चर में वोकैबुलरीज या टर्मिनोलॉजीज बहुत मैटर करती हैं। तो जो स्टैक के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज होते हैं, अब आपके लिए उन वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार फिर मैं स्टैक का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। ये बताइए, जब आप एरे के अंदर कोई एलिमेंट स्टोर करते हैं, कोई एलिमेंट एरे के अंदर ऐड करते हैं, तो आप उस प्रोसेस को कुछ नाम देते हैं? जल्दी बोलिए। एरे के अंदर जब आप कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, तो आप उस प्रोसेस को नाम देते हैं? अर्पित का डाउट है, सर एरे इज ऑल्सो अ प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। नहीं अर्पित, एरे आपको लैंग्वेज बना के देती है, सिंटेक्स लैंग्वेज का होता है, आप सिर्फ साइज बताते हैं। जल्दी बताइए, एरे में आप करते थोड़ी हैं अपनी तरफ से कुछ, लैंग्वेज ने आपको सिंटेक्स दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह, वो बस आप साइज बताकर एरे बना लेते हो, राइट? ओके, लेकिन स्टैक बनाकर नहीं दिया है, वो आप एरे के ऊपर ऑपरेशंस करके फिर बनाते हो, जो हम करेंगे 2 दिन के अंदर। हाँ, तो मैं बोल रहा था, जब आप एरे में कोई डेटा ऐड करते हैं, तो आप अपने इस प्रोसेस को कोई नाम देते हैं क्या? नहीं देते हैं। आप बहुत नॉर्मल वे में बोलते हैं, एरे में इंसर्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है या स्टोर हो रहा है। जल्दी बोलिए, हाँ या ना? जब आप एरे में डेटा ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को कोई नाम देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना, आप सिर्फ ये कहते हैं एरे में डेटा ऐड या इंसर्ट हो रहा है। स्टैक में याद रखिएगा, जब आप डेटा ऐड करते हैं, जब आप डेटा स्टोर करते हैं, तो इस प्रोसेस को
स्टैक में नाम दिया जाता है पुश। इस प्रोसेस को स्टैक में नाम दिया जाता है पुश। यस मनीष, इन जावा वी हैव अ स्टैक, बट इज इट यूनिवर्सल? आप बताओ, डज एवरी लैंग्वेज प्रोवाइड अ स्टैक? नो, नॉट एट ऑल। याद करिए। हाँ, मैं मान रहा हूं ना, तो ये एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज है ना बेटा, ये लैंग्वेज फीचर नहीं है। समझ रहे हो आप? आपको जावा स्टैक जावा डॉट यूटिल पैकेज में डालकर देती है। क्या जावा में स्टैक कंपाइलर में बिल्ट इन होता है? बताओ। नहीं होता है। जबकि एरे बिल्ट इन होता है। क्या एरे के लिए जावा में कोई पैकेज अटैच करते हो आप? समझो इस बात को। ऐसे तो पाइथन भी देती है आपको, पाइथन में भी कलेक्शंस होते हैं, बट आप टेक्निकली सोचिए, वो एडेड फीचर है लैंग्वेज का। इसलिए सी में अच्छा है, क्योंकि सी में आपको चीजें खुद इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। किसकी आईडी? डेटा स्ट्रक्चर की आईडी? नहीं नहीं, डेटा स्ट्रक्चर की कोई आईडी नहीं होती। डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम थोड़ी है जो उसके लिए कोई आईडी बने। आप सी जिसमें करते हैं कोड ब्लॉक्स में, टर्बो में, वही डेटा स्ट्रक्चर के कोड लिखेंगे आप। क्लियर? चलिए बढ़ू आगे। चलिए, तो सबसे पहला आता है वर्ड पुश। अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे बताइए, पुश किसका नाम है? कौन सी चीज है या कौन सा प्रोसेस है जिसे पुश बोलते हैं? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक की वोकैबुलरी के टर्म्स में पुश नाम किसे दिया गया है? वेरी गुड। जब आप स्टैक में डेटा स्टोर करेंगे, जिसे आप बोलते हैं इंसर्ट होना, उसे स्टैक वोकैबुलरी में अपन बोलेंगे आप डेटा पुश कर रहे हैं। राइट? इसी तरह से जब आप स्टैक से डेटा बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर की वोकैबुलरी में हम बोलते हैं आप स्टैक से डेटा पॉप कर रहे हैं। तो इन दो वर्ड्स को सुनने की अब आप आदत डाल लीजिए लाइफ लॉन्ग। जब तक डेटा स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहेंगे, तब तक स्टैक और उसके दो ऑपरेशंस आप रोज सुनेंगे, स्टैक में पुश करना, स्टैक से पॉप करना। तो पहले पुश को लिखते हैं, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग elements into a stack, into a stack। स्टैक के अंदर जब आप कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो हम बोलते हैं आप उसको पुश कर रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है पॉप करना। ध्यान से देखिएगा, पॉप करना। राइट। अब मुझे बताइए, जब आप स्टैक से डेटा रिमूव करते हैं तो इसी को पॉप बोलते हैं। कैन आई से इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेटा फ्रॉम द स्टैक? राइट? जबकि आप नॉर्मली डिलीट बोलते हैं ना, एरे में से कोई एलिमेंट हटाते हैं तो आप उसे डिलीट बोलते हैं ना, है ना? स्टैक में हम डिलीट कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। स्टैक में से एलिमेंट हटता है तो हम बोलते हैं पॉप होना। स्टैक में एलिमेंट ऐड करते हैं तो हम बोलते हैं पुश होना। जल्दी जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर? फटाफट जवाब दीजिए। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब ये बताइए, स्टैक की अपने आप में एक साइज होगी, कैपेसिटी होगी कि नहीं? इनफाइनाइट साइज का होगा? साइज होगी। जैसे इस स्टैक की साइज दिख रही है आपको, जो इस समय आपके स्क्रीन पे आ रहा है? जो स्टैक इस समय आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्या इसकी आपको साइज दिख रही है? वेरी गुड। इसकी साइज है 5। सोचिए, 5 एलिमेंट्स पुश करने के बाद अगर मैं इसमें छठवां एलिमेंट डालूंगा, 6th एलिमेंट डालूंगा, तो क्या स्टैक उसे एक्सेप्ट करेगा? क्या स्टैक उसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, हरगिज नहीं करेगा। तो हम ये मानकर चलते हैं, जब स्टैक भर गया है और एक भरे हुए स्टैक में आप कोई डेटा ऐड या पुश करेंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर्स के टर्म्स में ये एक एरर होगा, ये एक एरर में कन्वर्ट होगा, जिसे बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। राइट? डेटा स्ट्रक्चर के वर्ड्स में हम बोलते हैं ये एक एरर में कन्वर्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। तो थर्ड टर्मिनोलॉजी जो आपको सीखनी है, दैट इज ओवरफ्लो। राइट? ओवरफ्लो की स्थिति कब बनती है? जल्दी बताएं। ओवरफ्लो की स्थिति कब बनती है? जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड। ओवरफ्लो की स्थिति तब बनती है जब स्टैक फुल हो चुका है, फिर भी आप उसमें डेटा डाल रहे हैं, फिर भी आप उसके अंदर एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है? तो ओवरफ्लो को हम बोलते हैं इट इज एन
error condition which arises when we try to push an element in a full stack. स्टैक एकदम फुल है, फिर भी आप उसमें डेटा डालेंगे तो हम मानेंगे आप ओवरफ्लो का स्टेट ले रहे हैं। ऐसे इसका उल्टा सोचिए, क्या ऐसा कभी होगा कि पॉप काम ना करे? क्या ऐसा कभी होगा कि पॉप काम ना करे? हाँ होगा। अगर स्टैक खाली है और खाली स्टैक से आप कुछ डेटा निकालेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज द स्टेट ऑफ, गेस करिए ओवरफ्लो का उल्टा क्या होगा? दिस इज द स्टेट ऑफ अंडरफ्लो, राइट? बिल्कुल। सो अपन बोलेंगे इट इज एन एरर कंडीशन which arises when we try to pop an element from an empty stack. स्टैक में कुछ है नहीं और आप उसमें पॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, जब स्टैक खाली हो, एक खाली स्टैक में से डेटा रिमूव करना अपने आप में कहलाएगा स्टैक अंडरफ्लो होना। जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आता है पांचवा ऑपरेशन, पांचवा टर्म आता है स्टैक के अंदर आप झांक रहे हैं। ठीक, झांकने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जल्दी जल्दी बोलिए। ऐसे करके अगर आप देखें किसी की खिड़की से झांकें तो उसे बोलते हैं पीप करना, P पीप। तो स्टैक में भी हमारे पास पीप ऑपरेशन होता है। ओके, P पीप ऑपरेशन। ठीक है, कुछ लोग पीप बोलते हैं, कुछ लोग पीक बोलते हैं, अपन पीप बोलेंगे, राइट? तो पीप ऑपरेशन क्या करता है? पीप ऑपरेशन स्टैक का टॉप एलिमेंट बताता है। तो बताइए, पीप और पॉप दोनों एक जैसे नहीं है? जल्दी बोलिए। नहीं है एक जैसे, बिल्कुल नहीं है। दिमाग लगाइए, पॉप डिलीट कर देगा एलिमेंट, हाँ या ना? पॉप डिलीट कर देगा और पीप सिर्फ आपको ही बताएगा ये स्टैक का टॉप एलिमेंट है। यानी पीप के कारण स्टैक की साइज नहीं बदलेगी ना, स्टैक में नंबर ऑफ एलिमेंट कम नहीं होंगे ना पीप के कारण, लेकिन पॉप के कारण कम होंगे, पॉप के कारण कम होंगे। वेरी गुड। सो इसके बारे में हम बोलेंगे इट इज एन ऑपरेशन विच रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, the top element of the stack without removing it, जबकि पॉप में आप डेटा रिमूव कर देते हो। यस और नो? करते हो? चलिए, अब एक और जरूरी बात बताइए। अब अगला टर्म समझने के लिए आपको एक और क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। जब आप सी लैंग्वेज में एरे पे काम करते हो, सोच के बोलना आराम से, एरे पे काम करने के लिए जब आप लूप लगाते हो तो आप उस लूप में एक वेरिएबल लेते हो जिसको आप एक इंडेक्स पे लेकर जाते हो, लेते हो? नॉर्मली आप वो वेरिएबल आई के नाम से ले रहे हो, नॉर्मली आपका वो वेरिएबल आई होता है। तो आप मुझे बताइए, एरे में जो आई है वो इंडेक्स का रोल प्ले करेगा? सोचिए, एरे में जो आई है वो इंडेक्स का रोल प्ले करेगा? करेगा। तो दिमाग दौड़ाइए, जब आप स्टैक में डेटा पुश करेंगे, तब आपको इन इंडेक्सेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? सोचिए, पुश का काम है स्टैक में डेटा ऐड करना, लेकिन कौन सी पोजीशन पे ऐड करना, क्या पुश को ये पता होगा? नहीं ना, पुश को भी तो ये जानकारी चाहिए कि डेटा कहां पे पुश करना है। जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो? चाहिए। ये जानकारी के लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं जिसे हम लोग बुलाते हैं टॉस, TOS, टॉस। कैन यू गेस टॉस का फुल फॉर्म? टॉस का फुल फॉर्म टॉप ऑफ स्टैक, राइट? ये कौन है? इसके नाम पे मत जाइएगा, इसके नाम पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक इंटीजर आई है, बस इसको हम बोलते हैं स्टैक का पॉइंटर है। ये पॉइंटर सुनकर भी ये मत सोचिएगा कि ये एड्रेस रखने वाला पॉइंटर है, क्या? नहीं, ये सी लैंग्वेज वाला पॉइंटर नहीं है। ये सिर्फ स्टैक के इंडेक्सेस को पॉइंट करने का काम करेगा।
ये सिर्फ स्टैक के इंडेक्सेस को पॉइंट करने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर ये बताइए, ये जो पुश है, ये जो पॉप है और ये जो पीप ऑपरेशन है, ये टॉस के बेस पर होंगे? जल्दी बोलिए यस और नो। ये टॉस के बेस पर होंगे? अगर मैं आपसे कहता हूं पुश जब स्टैक में कुछ डालेगा तो वो डेटा कहां जाकर स्टोर होगा, तो आप ये बोलेंगे वो वहां जाकर स्टोर होगा जहां टॉस पॉइंट कर रहा है। यस और नो? जब हम डेटा डालेंगे पुश के थ्रू स्टैक में तो वो वहां जाकर स्टोर होगा जहां टॉस पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से जब हम स्टैक से डेटा निकालेंगे तो क्या हम हमारे मर्जी का डेटा निकाल पाएंगे? जल्दी बोलिए। जब हम स्टैक से डेटा निकालेंगे तो क्या हमारे मर्जी का डेटा पॉप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डेटा वो पॉप होगा जिसको टॉस पॉइंट कर रहा होगा। जैसे इस समय जो आपके सामने स्टैक है उसमें टॉस कहां होगा? इस समय जो आपके सामने स्टैक है उसमें टॉस कहां होगा? टॉस होगा इंडेक्स नंबर 4 पे। तो फिर डेटा इंडेक्स नंबर 4 से ही बाहर आएगा। डेटा इंडेक्स नंबर 4 से ही बाहर आएगा। इसलिए स्टैक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉस, जिसे हम आम बोलचाल में पॉइंटर बोलते हैं। बट याद रखें ये वो पॉइंटर नहीं है जो आपने सी या सी प्लस प्लस में पढ़ा है। सी प्लस प्लस के पॉइंटर अपने अंदर क्या रखते हैं? सी और सी प्लस प्लस के पॉइंटर्स अपने अंदर क्या रखते हैं? वेरी गुड, एड्रेसेस रखते हैं। और अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो बताएं, टॉस अपने अंदर क्या रखता है? बिल्कुल सही। टॉस अपने अंदर एड्रेसेस नहीं रखता है। टॉस अपने अंदर जब भी रखेगा स्टैक के एलिमेंट्स का इंडेक्स रखेगा। आ रही है बात समझ? राइट? तो अब मैं टॉस के बारे में लिख रहा हूं। दिस इज आवर सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी, टॉस। क्या है ये? इट इज अ वेरिएबल, ठीक है, और पॉइंटर। लोग इसे वेरिएबल या पॉइंटर कुछ भी बुला सकते हैं, बट ये एड्रेस रखने वाला नहीं है। विच पॉइंट्स टू द indexes of the stack where push, pop or peep operations will take place. Right? So जिस एलिमेंट जिस पोजीशन पे टॉस होगा, पुश वही डेटा पुश करेगा, पॉप उसी से डेटा पॉप करेगा और पीप भी वही डेटा बताएगा एज टॉप एलिमेंट। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ इंडेक्स रखेगा नेहा। ये वही करेगा, सुनो कंफ्यूज मत हो, ये वही करेगा जो यहां आई करता है। अब आप बताओ मुझे एरे में आई क्या करता है? जल्दी बताओ, इतने बार आप लोगों ने एरे की प्रोग्रामिंग करी होगी सी में। एरे में आई क्या करता है? क्या एरे में आई पॉइंट करता है? नहीं। एरे में आई बस 0 1 2 इन इंडेक्सेस से पास होता है। तो जैसे आई इंडेक्सिंग कर रहा है वही हमारा टॉस है। तो हम उसको आई भी बोल सकते हैं, हम उसे आई बोल सकते हैं, लेकिन डीएस बोलती है टॉस नाम दो। इसलिए मैं आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रहा हूं ना। ऐसे तो हम पुश को इंसर्ट करना भी बोल सकते हैं कि नहीं? बताओ। पुश करने को इंसर्ट करना भूल सकते हैं, लेकिन डीएस बोलती है नहीं बोलना है। डीएस बोलती है आप इसे पुश ही बोलेंगे, डेटा रिमूव करने को आप पॉप ही बोलेंगे, डेटा चेक करने को आप पीप बोलेंगे, और जो वेरिएबल है जो इनकी इंडेक्सिंग रख रहा है उसे आई जे के नहीं बोलेंगे, उसे टॉस ही बोलेंगे। आया समझ? आया? चलो अब मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लेते हैं स्टैक का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। स्टैक का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम क्यों बना रहा हूं? इसलिए बना रहा हूं क्योंकि डायग्राम देखकर नेक्स्ट लेक्चर में कोडिंग कर पाएंगे, अपन समझ पाएंगे स्टैक के लिए प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो अब बताइए, अगर जो डिस्कशन अभी आपसे मैंने करा वो आपके समझ में आया तो मुझे बताइए, स्टैक बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। जल्दी बताइए। स्टैक बनाने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड यस और नो। पड़ेगी? बताइए कौन कौन से दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? स्टैक बनाने के लिए कौन कौन से दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? एक जरूरत पड़ेगी आपको एरे की। हाँ, गलत गलत बेटा, गलत गलत। विशाल, पुश क्या वेरिएबल है? ये बताओ, पुश क्या वेरिएबल है? पुश तो फंक्शन है। मैं कह रहा हूं स्टैक बनाने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी। एक ARR
सोचिए, जो एरे होगा, एरे ही तो होता है ना स्टैक, एरे से ही तो बनता है ना, और एक इंडेक्सेस रखने के लिए टॉस। बताओ, अगर ये बात आपके नहीं समझ में आ रही है तो बताओ। स्टैक बनाने के लिए हमें इन दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। जल्दी बोलिए हाँ या ना। राइट? तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में स्टैक है। दिस इज अ स्टैक फॉर अ प्रोग्रामर। यस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक प्रोग्रामर की नजरों में स्टैक है। इज इट क्लियर? समझ आया? राइट। चलिए, अब आते हैं इसके कुछ और डायग्राम्स पे। अब ये बताइए, जब आपका स्टैक जस्ट क्रिएट होगा तब उसके अंदर गार्बेज होगा। एज अ प्रोग्रामर अगर बोले तो इसमें गार्बेज होगा, इसमें अभी कोई डेटा नहीं है। ठीक है? जब हमारे स्टैक में कोई डेटा नहीं है तो ये जो टॉस है हमारा, इसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं विद -1। इसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं विद -1। तो टॉस का -1 होना क्या बताता है? स्टैक भरा हुआ है कि स्टैक खाली है? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। टॉस का -1 होना यह बताता है स्टैक एम्प्टी है, स्टैक खाली है। आप चाहें तो टॉस को 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो टॉस को 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल टॉस को स्टार्ट कर रहा हूं -1 से, और मैं पूरे कोर्स में इसे -1 से ही करूंगा। जल्दी बोलिए, समझ आ रही है बात? मैं पूरे कोर्स में टॉस को -1 से ही करूंगा। आ रहा है समझना? आपकी चॉइस है, आप 0 से कर सकते हैं, बट मैं -1 से करूंगा। तो मुझे बताइए, ये जो फिलहाल आपके सामने डायग्राम आ रहा है, ये डायग्राम जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं ये एम्प्टी स्टैक है? जल्दी जल्दी बोलिए, क्या मैं कह सकता हूं ये एक एम्प्टी स्टैक है? बिल्कुल, ये हमारा एक एम्प्टी स्टैक है। ओके, जिसमें एक ARR है, एक टॉस है, टॉस -1 पे बैठा है। ठीक, अब इमेजिन करिए मैं स्टैक के अंदर पहला एलिमेंट पुश करता हूं। इमेजिन करिए मैं स्टैक के अंदर पहला एलिमेंट पुश करता हूं। राइट? तो क्या पुश मुझे ये चांस देगा कि मैं एलिमेंट की पोजीशन तय कर पाऊं? जल्दी बोलिए, क्या पुश मुझे मौका देगा कि मैं एलिमेंट की पोजीशन अपने मन से तय कर पाऊं? नहीं, मेरे से एलिमेंट की पोजीशन नहीं पूछता है स्टैक। स्टैक में जब भी पुश होता है, टॉस वाली पोजीशन पे होता है। राइट? तो इस केस में जब हम पुश करेंगे, तो आप मानते हैं सबसे पहले टॉस बढ़ाएंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। जब हम इस स्टैक के अंदर कुछ पुश करेंगे, तो आप मानते हैं सबसे पहले हम टॉस बढ़ाएंगे? बिल्कुल। टॉस कहां आ जाएगा? कहां आ जाएगा टॉस? 0 पे आ जाएगा। 0 पे बेटा, 0 पे। हमने -1 माना है ना टॉस, तो 1 पे कैसे आ जाएगा? टॉस जब भी बढ़ता है कितने से बढ़ता है? टॉस जब भी बढ़ता है बाय 1 बढ़ता है, एक एक करके बढ़ता है। राइट? तो टॉस आ जाएगा ऑन इंडेक्स नंबर 0। ये टॉस की पोजीशन है। अब जहां टॉस है वहां हम 10 डाल देंगे, वहां हम 10 डाल देंगे। राइट? ये हमने क्या करा? सभी लोग जवाब दें, ये हमने क्या करा? ये हमने पुश के कोड का डायग्राम बनाया। बोल सकता हूं, ये हमने पुश के कोड का डायग्राम बनाया। जब पुश चलेगा तो ऐसा कुछ होगा स्टैक पे। यस और नो? ये पुश के कोड का डायग्राम है, इमेज है। राइट? तो हम अगला टाइटल डालते हैं, अ स्टैक आफ्टर पुशिंग वन एलिमेंट। एक एलिमेंट पुश करने के बाद स्टैक ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इमेजिन करिए मैं इसी स्टैक में सेकंड एलिमेंट पुश करता हूं। दैट इज, मैंने कहा पुश 20। अच्छा, ये पुश के साथ में पैरेंथेसिस क्यों लगा रहा हूं? जल्दी बताओ, पुश के साथ में पैरेंथेसिस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि हम इनके नाम पे फंक्शंस बनाएंगे। हम इनके नाम पे फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो पुश पॉप वेरिएबल्स नहीं होते हैं। पुश और पॉप वेरिएबल नहीं है। नहीं, पुश और पॉप फंक्शंस हैं। राइट? टॉस वेरिएबल है। टॉस वेरिएबल होता है, पुश पॉप फंक्शन होते हैं। तो जब हम सेकंड एलिमेंट इस स्टैक में पुश करेंगे,
जल्दी बताइए, स्टेप सेम रहेगा? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। स्टेप सेम रहेगा? यस, स्टेप सेम रहेगा। टॉस रहा होगा 0 पे, अब हम टॉस को लेकर आएंगे इंडेक्स नंबर 1 पे, और अब जहां पर टॉस है वहां पर एलिमेंट पुश हो जाएगा 20। ये हो गया स्टैक विद 2 एलिमेंट्स। ये डायग्राम बन गया स्टैक विद 2 एलिमेंट्स का। ऐसे ही गेस करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब है, जब हम कोड लिखेंगे तो टॉस प्लस प्लस ही करेंगे। टॉस को बाय 1 ही इंक्रीमेंट करना है, तो सी लैंग्वेज में बाय 1 इंक्रीमेंट करने के लिए प्लस प्लस ही लिखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल। जब भी स्टैक बनेगा पुश पॉप के साथ बनेगा। बिना पुश पॉप के आप स्टैक पे ऑपरेट ही नहीं कर सकते। आया समझ? रिमूव होगा तो टॉस माइनस माइनस होगा, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही गेस करिए, दिमाग लगाइए। जब मैं स्टैक में 50 पुश करूंगा, ऐसे करते करते पुश करता जाऊंगा, तो स्टैक एक स्टेज आएगी भर जाएगा। जल्दी जवाब दें, एक स्टेज आएगी जब स्टैक टोटली भर जाएगा। यस, जब स्टैक टोटली भर जाएगा और मैं 50 पुश करूंगा एज द लास्ट एलिमेंट, राइट, तो स्टैक में 50 को रखने की जगह होगी? हाँ है, क्योंकि हमारा स्टैक 5 एलिमेंट का है और 50 पांचवा ही एलिमेंट है। तो इस केस में टॉस आएगा 4 पे, और टॉस को 4 पे रखने के बाद 50 पुश करेंगे। ठीक, अब मैं मान सकता हूं ये फुल स्टैक है? जल्दी बोलिए, कैन आई से दिस इज अ फुल स्टैक? यस, ये हमारा फुल स्टैक है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर इस फुल स्टैक में मैं 60 पुश करूं, इस फुल स्टैक में मैं 60 पुश करूं, तो क्या होगा? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इस फुल स्टैक में मैं अगर 60 डालने की कोशिश करूं, तो अकॉर्डिंग टू डेटा स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, क्या होना चाहिए? होना चाहिए स्टैक ओवरफ्लो। इसका मतलब जो हमारा पुश फंक्शन है वो ओवरफ्लो का मैसेज भी दे सकता है। जो हमारा पुश फंक्शन है वो ओवरफ्लो भी दे सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर जबरदस्ती उसको कॉल करा जाएगा तब जब स्टैक टोटली फुल हो चुका है। अगर स्टैक टोटली भर चुका है और आप अभी भी उसमें डेटा पुश करेंगे, तो फिर आएगी स्टैक ओवरफ्लो की एरर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेटा पुश करने की कंडीशन टॉस पे डिपेंड करेगी, और हम टॉस को चेक पुश के अंदर ही करेंगे। तो जब हम मेन से पुश कॉल करेंगे ना, तो पुश चेक करेगा टॉस की स्थिति। अगर उसे लगा टॉस बढ़ाया जा सकता है, तो वो टॉस को बढ़ाकर डेटा डाल देगा, वरना वो कह देगा स्टैक ओवरफ्लो। नहीं, इंडेक्स को क्रॉस होने ही नहीं देते ना अर्पित हम। टॉस को हम आगे जाने ही नहीं देते, टॉस को हम रोक देंगे 5 पे। बस हम ये बोलेंगे कि अगर अब आप कर रहे हैं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसा। नहीं, उल्टा बोल रहे हो अक्षय। टॉस ग्रेटर देन साइज, तब ओवरफ्लो होगा ना। हाँ, साइज लेस देन टॉस। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में टॉस को साइज के आगे जाने नहीं देते। हम टॉस को वहां रोक देते हैं और यूजर को बोल देते हैं ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, हम 60 पुश होने नहीं देंगे, याद रखना। 60 पुश तो हो भी नहीं सकता ना, दिमाग लगाओ। जब स्टैक में जगह ही 5 की है तो 60 आएगा कहां से? सही है। चलिए अब आइए नेक्स्ट टाइटल, अगला डायग्राम। ये हमारे पास स्टैक है जिसमें सारा डेटा फुल है। ठीक है, 10 से लेकर 50 तक। ओके, टॉस इस समय कहां होगा? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। टॉस इस समय कहां होगा? वेरी गुड, टॉस इस समय 4 पे होगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहता हूं हम पॉप करेंगे तो क्या होगा? अगर इस स्टैक पे हम पॉप करेंगे तो क्या होगा? तो पहले तो ये बताइए, हम अपने चॉइस का एलिमेंट पॉप कर पाएंगे? क्या हम हमारे चॉइस का एलिमेंट पॉप कर पाएंगे?
वेरी गुड। हम कभी नहीं बताएंगे स्टैक को क्या पॉप होना है। क्या पॉप होना है स्टैक जानता है, वो ऑटोमेटिकली 50 को पॉप करेगा। 50 पॉप करेगा मतलब हम मानेंगे 50 यहां से हट गया। यस, हम मानेंगे टॉप एलिमेंट रिमूव हो गया। ठीक, अगर टॉप एलिमेंट रिमूव हो गया तो टॉस को नीचे आना पड़ेगा। लगाइए दिमाग, टॉस को नीचे आना पड़ेगा। यस, अब टॉस को आ जाना होगा ऑन नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज 3, राइट। तो जब हम पॉप करेंगे तो हमें 50 दिखेगा, राइट बिल्कुल। जब आप पॉप करेंगे तो टॉप एलिमेंट आपको दिखेगा दैट इज 50। तो ये डायग्राम हमारा हो गया स्टैक आफ्टर पॉपिंग फर्स्ट एलिमेंट। अब नोटिस करिए जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वही है ना जो लास्ट इंसर्ट हुआ था, है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम ये मानेंगे कि स्टैक में अब टॉप एलिमेंट कौन है। नेक्स्ट टाइम हम मानेंगे स्टैक में अब टॉप एलिमेंट कौन है। वेरी गुड, अब टॉप एलिमेंट 40 है, 50 नहीं है, अब 50 हट गया। तो अगर टॉप एलिमेंट 40 है, लॉजिकली अगर हम देखें तो हम इस 40 को डिलीट कर सकते हैं, आई मीन पॉप कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हमने फिर पॉप कॉल करा तो 40 बाहर आएगा। 40 बाहर आएगा तो जो टॉस 3 पे था उसका इंडेक्स यानी वैल्यू कम हो जाएगी और टॉस आ जाएगा 2 पे। स्क्रीन पे दिखेगा आपको 40, राइट। ये हो गया स्टैक आफ्टर पॉपिंग सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, अब दिमाग दौड़ाइए, अगर ऐसे चलते चले अपन, ऐसे करते चले तो एक स्टेज आएगी जब टॉस -1 पे आएगा। जल्दी बोलिए। इनफैक्ट पहले अपन लास्ट स्टेज देख लेते हैं। अब मान लीजिए पॉप होते होते हमने पॉप 5वीं बार कॉल करा। जब हम 5वीं बार पॉप कॉल करेंगे, गौर करिएगा 5वीं बार, तो टॉस 0 पे होगा, होगा। अब जब पॉप कॉल होगा तो ये 10 भी बाहर निकलेगा और टॉस आ जाएगा ऑन -1। आ जाएगा, आ जाएगा। यहां स्क्रीन पे हम मानेंगे 10 डिस्प्ले होगा, राइट। और ये हमारा लास्ट एलिमेंट भी हट गया। अब अगर इस स्टैक पे, जिस स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, कैसे पता हमें कोई एलिमेंट नहीं है? हमें स्टैक देखकर नहीं पता चलता है एलिमेंट है कि नहीं, हमें टॉस देखकर पता चलता है एलिमेंट है या नहीं है, राइट। क्योंकि आप एक बात और सोचिए, प्रोग्रामिंग सबने की है ना? जल्दी बताइए, प्रोग्रामिंग सबने की है ना? अगर आप टेक्निकली सोचें, एज अ प्रोग्रामर सोचें, तो पॉप वॉप कुछ नहीं हो रहा है ना? जल्दी बताइए। एक्चुअल में आप कह रहे हैं आपने 50 यहां से हटा दिया है। क्या ये पॉसिबल है कि आप एलिमेंट को मेमोरी से हटा दें? क्या कभी कोई एलिमेंट मेमोरी से डिलीट होता है? राइट। अगर आपको मेरी बात समझने में थोड़ी दिक्कत जा रही है तो एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। मेरे पास एक वेरिएबल x है, x में 10 है। क्या आप ये 10 x में से डिलीट कर सकते हैं? बताइए। नहीं कर सकते हैं, है ना? अगर आप मुझे बोले हाँ सर हम 0 असाइन कर देंगे, तो आपको क्या लगता है आपने 10 डिलीट करा कि आपने 10 पे 0 ओवरराइट करा? ओवरराइट करा। डिलीट का तो मतलब ये होता है ना 10 हट जाए और x खाली हो जाए। डिलीट का तो मतलब ये हुआ ना 10 हट जाए और x खाली हो जाए। क्या ये संभव है? नहीं है। तो ये बात भी याद रखना, ये जो पॉपिंग हो रही है इसे हम लॉजिकली देख रहे हैं पॉप, फिजिकली पॉप कुछ नहीं हो रहा है। फिजिकली 50 अपनी जगह पे बैठा है। यस, फिजिकली 50 अपनी जगह पर ही बैठा है, लेकिन वो टॉस नीचे है, इसलिए हमारी नजरों में टॉप एलिमेंट कौन हो गया? 50 के जाने के बाद हमारी नजरों में टॉप एलिमेंट 40 हो गया। लेकिन 50 की आत्मा अभी भी यही है। जल्दी बताइए, 50 की आत्मा अभी भी यही घूम रही है। बिल्कुल, 50 वहीं बैठा हुआ है। बस हम ये मान रहे हैं कि 50 नहीं दिख रहा है। आ रही है ना बात समझ? राइट, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं स्टैक में क्या है क्या नहीं है, भरा है खाली है, ये स्टैक देखकर नहीं पता चलता। किसे देखकर पता चलता है? टॉस देखकर पता चलता है। टॉस आपका गाइड है। टॉस आपकी गाइडिंग लाइन है। टॉस आपको बताता है कि स्टैक में डेटा है कि नहीं है। तो इस वक्त टॉस में -1 होगा।
जल्दी बोलिए होगा। अब अगर मैं पॉप कॉल करूं, अब अगर मैं स्टैक के बोलूं लाओ एक एलिमेंट और दो, तो पॉप काम नहीं करेगा? नहीं करेगा। और क्या हो जाएगा? हो जाएगा एक एरर मैसेज डिस्प्ले। कौन सा? स्टैक अंडरफ्लो। तो मैं आपको सिर्फ आज के लेक्चर में दो बातें समझाना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये दो बातें समझ में आई होंगी कि पुश के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। ठीक है, नंबर वन, टॉस को इंक्रीमेंट करो और एलिमेंट पुश कर दो, राइट? और पॉप के भी दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। जल्दी बोलो। वेरी गुड। पॉप के भी दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। क्या दो काम होते हैं, जल्दी बताइए। पॉप का पहला काम होता है एलिमेंट रिमूव करो और पॉप को डिक्रीमेंट कर दो। यही होता है ब्रॉड लेवल्स में। यानी जब हम इनकी कोडिंग करेंगे तो हमें यही दो काम करने पड़ेंगे। ठीक है, ये दो मेजर काम है, और भी होंगे, याद रखिएगा। जैसे पुश में ओवरफ्लो चेक होगा, यस सुमित, एरे में डेटा है ना। डेटा तो हर वेरिएबल में होता है सुमित। अगर तुम एक वेरिएबल बनाते हो और उसमें कुछ नहीं डालते हो तो भी उसमें डेटा तो है ही। गार्बेज भी तो डेटा ही होता है ना। इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि स्टैक में क्या है, हम तो टॉस देखकर पता करेंगे स्टैक में क्या है। अगर टॉस कह रहा है मैं -1 हूं, तो हमारे लिए स्टैक एम्प्टी है, हां या ना? बताओ। अगर टॉस ने बोला मैं -1 हूं, तो एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, हम ये मानकर चलेंगे स्टैक एम्प्टी है। बस हमें तो टॉस देखकर बताना है कि स्टैक फुल है कि स्टैक एम्प्टी है ना। आप सोचो, ध्यान से सोचो, जब आपने स्टैक बनाया होगा, ये जो पहला डायग्राम है, तब भी तो इन सब में गार्बेज पड़ा होगा। बताओ सुमित, गार्बेज भी तो डेटा है। हम कैसे कह सकते हैं कि स्टैक फिजिकली खाली होगा? फिजिकली वो खाली कभी नहीं होता, हम लॉजिकली उसको खाली मानते हैं। क्लियर हुआ? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये डायग्राम वायग्राम समझ में आए सब? इन्हीं का प्रोग्राम बनाना है। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप, बाकी ग्रुप में भी पोस्ट हो जाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट पेज फॉर टुडे। दिस इज सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, दिस इज नाइन्थ। क्लियर? आइए ट्यूसडे, ट्यूसडे स्टार्ट करते हैं स्टैक की प्रोग्रामिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, डीएस की पीपीटीज आपके ग्रुप में पोस्ट होती रहेंगी। डेटा स्ट्रक्चर्स की पीपीटीज आपके ग्रुप में आती रहेंगी। ठीक है, क्लास के बाद आपके ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगी। यस उमंग, मैंने कहा था बैकअप मिलेगा। मैं ग्रुप में डेट और टाइम बैकअप का डलवा दूंगा कल। ठीक, कल आपके ग्रुप में बैकअप का डेट और टाइम आ जाएगा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।